हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के उन सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जिनका वेटेज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो बेटा, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को करना अच्छे से सीख जाएंगे। वो कौन से टॉपिक हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईएमएफ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडेज लॉ, कोलराउस लॉ। ये इतने टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो बेटा, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी है, ये सभी को पता है। जिसमें जो सबसे ऊपर हमारा मेटल होता है उसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम होती है और जो सबसे नीचे होता है उसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा, इसका मीन ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एसआरपी वैल्यू जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, और जब एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होंगी तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। क्या होगा? जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयंस की एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, और जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। यानी कि जिनकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिनकी एसआरपी वैल्यू लो होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन की, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कौन से एप्लीकेशन हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो नॉन मेटल के टर्म में है। नॉन मेटल के केस में क्या होगा कि जितनी ज्यादा ई नॉट की वैल्यू होगी, मींस एसआरपी की वैल्यू होगी, रिएक्टिविटी नॉन मेटल की उतनी ही ज्यादा होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। मींस एसआरपी वैल्यू ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। क्लियर? सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। थर्ड एप्लीकेशन, अगर कोई मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई मेटल है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल हैं उनके साल्ट से मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। जेडन मेटल हमने लिया और इसको हमने कॉपर सल्फेट के साल्ट के साथ रिएक्ट किया, तो जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है बेटा फोर्थ, वो क्या है कि यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ई नॉट सेल की। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं ई नॉट सेल की, है ना? किस कंडीशन में? जब कंसंट्रेशन मेटल आयन की 1 मोलर हो। फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये इसके 4 एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? वो ये है कि जब हमें ई नॉट वैल्यू गिवन हो दो, लाइक जैसे ई नॉट एजी आयन ऑब्लिक एजी इक्वल टू 0.80 वोल्ट और ई नॉट एच आयन ऑब्लिक एच टू इक्वल टू 0.00 वोल्ट, और हमसे ये पूछे कि यहाँ पर कौन है ऐसा जो एनोड के जैसे एक्ट करेगा और कौन है ऐसा जो
कैथोड के जैसे एक्ट करेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखें तो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, तो दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और रिडक्शन होगा तो फिर कैथोड और एनोड फाइंड करना थोड़ा सा टफ होगा। उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, उस केस में हमें ये देखना है कि एसआरपी वैल्यू लो किसकी है, एसआरपी वैल्यू लो किसकी है। तो इसमें एसआरपी वैल्यू लो किसकी है, एसआरपी जो है वो लो है हमारी बेटा किसकी, E0Hi/H2 की। तो ये जो होगा वो हो जाएगा एनोड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एनोड और कैथोड को एसआरपी वैल्यू के बेस पर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। गिवन क्या है, E0F2/Fin प्लस 2.85 वोल्ट और E0I2/Iin प्लस 0.53 वोल्ट। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बेटा, ये फाइंड करना है ना। तो हमने अभी जब ECS पढ़ी उसमें ये था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी एसआरपी हाई होती है। तो इन दोनों में एसआरपी किसकी हाई है, E0F2/Fin की। तो इसकी जब एसआरपी क्या है, हाई है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फाइंड हो गया ना बेटा। और यहां पर क्या है, एसआरपी क्या है, लो है ना, इसकी हाई है और इसकी क्या है, लो, क्योंकि दो ही हमारे पास ऑप्शन है। तो जब इसकी लो एसआरपी है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ऑप्शन गिवन होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा होगा, तो हम ये चेक करेंगे कि जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एसआरपी ऑफ 3 मेटल्स ABC आर 0.5 वोल्ट -3.0 वोल्ट -1.2 वोल्ट अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक मेटल A दिया गया है, एक B दिया गया है, एक C दिया गया है, और जिसकी वैल्यू है A की 0.5 वोल्ट, B की वैल्यू है -3.0 वोल्ट और C की वैल्यू है -1.2 वोल्ट। और हमें अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होती है जिसकी एसआरपी क्या होती है, ज्यादा लो होती है, जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा लो हो, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव जिसकी एसआरपी होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी किसकी बेटा, बी की है, फिर सी की है, फिर ए की है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में हमें लिथियम की वैल्यू गिवन है -3.05 वोल्ट, बेरियम की गिवन है -2.90 वोल्ट, सोडियम की गिवन है -2.7 वोल्ट, मैग्नीशियम की गिवन है -2.37 वोल्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा हाई होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सभी के सभी तो नेगेटिव में है, बट सबसे कम नेगेटिव का कौन सा है, 2.37, यानी कि इसकी एसआरपी अदर के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। क्यों, एसआरपी क्या है, हाई है। सबसे ज्यादा लो एसआरपी किसकी है, लिथियम की, और रेशियो देखें तो कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है, इसका मतलब एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फॉलो हो रहा है ना। तो हाई एसआरपी जब होती है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा जो आंसर होगा वो हमारा मैग्नीशियम होगा, क्योंकि इसकी एसआरपी इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हाई है। क्या होगा, हाई एसआरपी, हाई एसआरपी जिसकी होगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
सो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे बेस्ड क्वेश्चन। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी समझना होगा, इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझते हैं, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। द डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy. इट मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमने एक लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करें या फिर हम ग्रेफाइट के यूज करें। प्लेटिनम की रॉड को हम क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो वर्क करेगा किसका, एनोड का, और वो होगा पॉजिटिव। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का वर्क करेगा और वो होगा निगेटिव। तो सेल में हम फिल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट किसका, NaCl का। बट ये जो NaCl हमने यूज किया है यहाँ पे, ये या तो फ्यूज्ड स्टेट में होगा या मॉल्टन स्टेट में होगा या कंसंट्रेटेड स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में नहीं होगा। उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो ये Na आयन और Cl आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो जो सोडियम के आयन होंगे मींस कैटायन, वो कैथोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ। और जो एनायन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्या करें, इसमें करंट पास करते हैं। तो जैसे ही करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा बेटा, कैथोड टू एनोड होगा। कहां होगा, कैथोड टू एनोड। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, इसका उल्टा होता था। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, कैथोड टू एनोड। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे, यहां पर क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो एनोड पे बेटा कौन जाएगा, Cl जाएगा। तो Cl क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 में, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड। निगेटिव था, इसके टुवर्ड्स क्या, एनोड की तरफ। अब यहां से जो सोडियम आयन मिला वो किधर जाता है, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या होगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। और ये किस पे हुआ, एट कैथोड पे। इतना क्लियर हो गया। ये हो गई बेटा हमारी इस सेल की रिएक्शन। अब बात ये आती है कि जब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो प्रोडक्ट बने, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वो कौन से बने। तो यहां पे बेटा जो सोडियम मेटल था वो किस पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो गया और एनोड पे क्या मिली हमें, क्लोरीन गैस मिली। तो यहां कैथोड प्रोडक्ट जो हुआ, कैथोड प्रोडक्ट हमारा कौन सा हुआ बेटा, सोडियम मेटल। और एनोड प्रोडक्ट जो हुआ वो कौन सा हुआ बेटा, क्लोरीन गैस। क्या हुआ, क्लोरीन गैस। ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड।
कि कैथोड और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो हमने किस कंडीशन में बात की, फ्यूज्ड स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में या कंसंट्रेटेड स्टेट में, जब NaCl होगा उस कंडीशन की बात हुई। जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, कैसा हो, एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन जब होगा उस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे और कौन सा बनेगा एनोड पे। तो एक्वस सॉल्यूशन के केस के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। कैसा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। मींस एक्वस सॉल्यूशन हो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट का, और क्या हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां पे हमें बेटा 2 पॉइंट याद रखने हैं और हम इजिली फाइंड कर लेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कैटायन के लिए है। सपोज करो कि 2 डिफरेंट आयन प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, और उस कंडीशन में जो माइग्रेट होगा वो आयन माइग्रेट होगा या वो कैटायन माइग्रेट होगा जिसकी एसआरपी हाई होगी। क्या होगी, एसआरपी हाई होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि व्हेन 2 डिफरेंट आयन, 2 डिफरेंट आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब 2 डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उस केस में क्या होगा, आयन माइग्रेट कौन सा करेगा, आयन माइग्रेट फर्स्ट विच एसआरपी हाई। ये तो हो गई बात बेटा कैटायन के केस में। एनायन के केस में ये होगा, जो टेंडेंसी होगी माइग्रेट करने की उसका जो ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा कौन है, I माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद NO3 माइनस, उसके बाद SO4 माइनस। ये इसका ऑर्डर है, इसका एनायन की टेंडेंसी है माइग्रेट करने की। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। दोनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा, क्लियर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट जब सॉल्यूशन कैसा हो, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन हो, और इलेक्ट्रोड कैसा होगा, इनर्ट। NaCl है तो क्या होगा कि NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na आयन में और Cl आयन में। अब क्या है कि ये एक्वस फॉर्म में है तो H2O जो होगा वो ब्रेक होगा किसमें, H आयन में और OH आयन में। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्वस NaCl के लिए, कैथोड और एनोड प्रोडक्ट। तो चेक करो, यहाँ पे सोडियम आयन है और यहाँ पे H आयन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी एसआरपी ज्यादा होती है, H आयन की या सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन की एसआरपी क्या होती है, लो होती है, और H आयन की एसआरपी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वही निकलेगा, जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वही निकलेगा। तो कैथोड पे क्या बनेगा बेटा, कैथोड पे H आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। अब एनोड की बात आ गई, तो एनोड को चेक करो। एनोड पे क्या है, Cl है और OH है। तो Cl और OH में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, Cl की। तो कौन माइग्रेट करेगा, Cl माइग्रेट करेगा। तो Cl क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और कन्वर्ट होगा किसमें, क्लोरीन गैस में। ये हमारी कैथोड और एनोड रिएक्शन हो गई। यानी कि यहां पे प्रोडक्ट जो बने हमारे, क्या बने, प्रोडक्ट किस पे, कैथोड पे और किस पे, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिल रही है, Cl2 गैस। फाइंड हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है
कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, कब, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, है ना। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, है ना बेटा। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो यहाँ पे जो माइग्रेट हुए कैथोड और एनोड पे वो हाइड्रोजन गैस और Cl2, है ना। यानी कि यहां से H आयन निकल गया और यहां से Cl आयन, क्या बचा, Na आयन और OH आयन। तो क्या मिलकर बना, NaOH। और ये कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा नेचर है इसका, बेसिक। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। जब हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, जब हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट हो, क्या हो, एक्वस कॉपर सल्फेट हो और इलेक्ट्रोड कैसा हो, प्लेटिनम का, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, उस कंडीशन में एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या होंगे। तो बेटा होगा क्या कि सबसे पहले तो CuSO4 जो है वो किसमें ब्रेक होगा, Cu आयन में और SO4 आयन में। और एक्वस है तो वाटर किसमें ब्रेक होगा, H आयन में और OH आयन में। दोनों को हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है या कॉपर, तो कॉपर नीचे है ना। तो कॉपर रिएक्शन कहां करेगा बेटा, कैथोड पे। तो कैथोड की रिएक्शन जो होगी वहां क्या होगा, कॉपर जो होगा वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना। और क्या देगा, कॉपर देगा। क्लियर हो गया। एनोड पे क्या होगा, एनोड को चेक करो। एनायन में क्या है, OH और SO4। तो OH यहां है और SO4 यहां है, तो किसकी ज्यादा है टेंडेंसी, OH की। यानी कि OH जो है वो क्या करेगा, एनोड पे रिएक्शन करेगा और हमें देगा क्या, वाटर देगा प्लस ऑक्सीजन देगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो, यहां भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे 2 कॉपर हो जाएंगे और यहाँ पे 2 कॉपर प्योर फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें कैथोड पे क्या मिला, कॉपर मेटल मिला और एनोड पे क्या मिली, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ जो कैथोड प्रोडक्ट हुआ वो कौन सा हुआ बेटा, कॉपर। और एनोड जो प्रोडक्ट हुआ वो कौन सी गैस हुई, ऑक्सीजन गैस। ये हमारे कैथोड और एनोड प्रोडक्ट हो गया। किसके लिए, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो कि अगर हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि एक्वस कॉपर सल्फेट है, क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और यहां पर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ये जो दोनों पॉइंट हमने बताए थे वो अप्लाई नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड में अप्लाई होते हैं। तो यहां कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमें क्या देगा, कॉपर देगा कॉपर। और एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे यही कॉपर क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और हमें क्या देगा, कॉपर आयन देगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो कैथोड प्रोडक्ट और एनोड प्रोडक्ट हुए, कैथोड और एनोड जो प्रोडक्ट हमें मिले वो क्या मिले, कैथोड पे हमें मिला प्योर मेटल और एनोड पे हमें मिला मेटल आयन। ऐसे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे बेटा नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जिनमें हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एसआरपी वैल्यू गिवन है।
किसकी? Ag आयन ऑब्लिक Ag की और Cd आयन ऑब्लिक Cd की। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखनी है बेटा सेल रिएक्शन। क्या लिखना है? सेल रिएक्शन हमें सबसे पहले लिखनी है। तो सेल रिएक्शन लिखते हैं। क्या है हमारे पास? Cd है और Ag है और लेफ्ट राइट सिल्वर में कर लो। अब इक्वेशन लिख लो। लेफ्ट कौन आएगा? Cd, राइट कौन आएगा? Cd आयन, फिर लेफ्ट कौन आएगा? Ag आयन और राइट कौन आएगा? Ag। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई। अब चार्ज देखो इसमें, कैडमियम पे 2+ के चार्ज हैं और सिल्वर पे 1+ का, तो चार्ज बैलेंस कर लो। आगे हमने क्या किया? 2 लगा लिया। सेल रिएक्शन लिखने के बाद अब यहीं से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज फाइंड कर लिए हमने। कितने आए? 2 चार्ज हैं। लेफ्ट साइड में देखो कितने हैं? 2 चार्ज। अब निकालो E0 सेल बेटा। तो E0 सेल इक्वल टू क्या होता था? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड और एनोड हम कहां से फाइंड कर सकते हैं? या तो सेल की रिप्रेजेंटेशन से फाइंड करें या फिर हम किससे? जो हमने सेल रिएक्शन लिखी है उससे फाइंड करें। तो एक मेथड तो ये है कि अगर मेटल से मेटल आयन बन रहा हो, जैसे Cd से Cd आयन बन रहा है, तो क्या होता है? ये एनोड होता है। और मेटल आयन से क्या बन रहा हो? मेटल बन रहा हो, तो क्या होता है? कैथोड होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा एनोड कौन सा हुआ? कैडमियम, और कैथोड कौन सा हुआ? सिल्वर। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है? यहां से चेक करो जो गिवन वैल्यूज हैं एसआरपी की, 0.80 ये कैथोड की वैल्यू हो गई, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है? एनोड हमारा कौन सा है? Cd। तो Cd की वैल्यू कितनी है? -0.40। इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा बेटा? 1.2 वोल्ट। यहां से हमने कैलकुलेट किया E0 सेल। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? EMF कैलकुलेट करना है। तो EMF के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती थी? E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of anode अपॉन concentration of cathode। वैल्यू रखो इसमें। E0 सेल कितना आया? 1.2 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 log कंसंट्रेशन किसमें देखें? एनोड की। एनोड कौन सा है? कैडमियम। कितनी गिवन है कंसंट्रेशन? 0.1। तो यहां वैल्यू पुट करो 0.1 अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है? कैथोड कौन सा था? Ag। Ag की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। अब जब हमने सेल इक्वेशन की थी तो चार्ज बैलेंस करने के लिए Ag के आगे हमने 2 लगाया था, इसलिए जो इसकी कंसंट्रेशन हमने लिखी उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 0.1 अपॉन 0.01, पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया, ये हो गया 10। तो ये क्या बना? log 10 बना। कितना बना बेटा? log 10। तो क्या होगा कि 1.2 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 1 2, 0.0295, ये इसकी वैल्यू आ गई। 1.2 माइनस कितना हुआ? 0.0295 और आंसर बेटा कितना आया हमारा? 1.17 वोल्ट। ये हमने EMF कैलकुलेट कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो एग्जाम में आता है। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डेनियल सेल। ठीक है, एक रिएक्शन जो है वो डेनियल सेल में हो रही है, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और उसके लिए Zn आयन ऑब्लिक Zn की एसआरपी वैल्यू गिवन है, कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर की एसआरपी वैल्यू गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है।
तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, सेल रिएक्शन भी नहीं है, एनोड और कैथोड को कैसे हम फाइंड आउट करें, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है बेटा वो क्या होगी, एनोड की वैल्यू होगी, और जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है वो किसकी वैल्यू होगी, वो कैथोड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अब हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता था। तो एनोड की वैल्यू कौन सी है, जो निगेटिव वैल्यू है, और कैथोड की वैल्यू कौन सी है, जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी हुई 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी माइनस 0.76। इसको हमने फाइंड किया, ये आया हमारा 1.1 वोल्ट। ये बेटा हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करें, अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला अप्लाई करें। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 0.059 अपॉन n log Kc। अब यहां पर n हमें फाइंड करना है, तो n कितना होगा, 2 प्लस चार्ज Zn पे भी है, 2 प्लस चार्ज कॉपर पे भी है। तो यहां के लिए जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। सो ई नॉट सेल हमारा कितना आया 1.1, 0.059, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 log Kc। ओके बेटा, इसको हम सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 0.0295 ये कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या बची है हमारे पास 1.1 इक्वल टू 0.0295 log Kc। इसको सॉल्व करें तो 1.1 अपॉन 0.0295 log Kc। पॉइंट से पॉइंट रिमूव करें, 1 2 3, है ना, नीचे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट और ऊपर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ये हमारा बन गया 11,000 अपॉन 295। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वैल्यू आएगी बेटा हमारी 37.28 log Kc। अभी Kc हमें फाइंड करना है, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 37.28। एंटी लॉग बेटा टेबल से भी निकाल सकते हैं और इसको फाइंड करने के मेथड भी हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एंटी लॉग होगा इसका 37.28 का, वो होगा 1.94 इंटू 10⁻37। आप इसे टेबल से भी चेक कर सकते हो। तो ये इसका Kc हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। मैं बहुत ही आराम से एक एवरेज स्पीड में पढ़ा रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप करें मेरे साथ साथ तो आपको एक ही बार में वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, बार बार उसको नहीं देखना पड़े आपको। इसलिए बेटा कॉपी और पेन अपने साथ लो और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द एबव रिएक्शन। ये क्वेश्चन गिवन है क्रोमियम और कैडमियम की, और हमें एसआरपी की वैल्यू गिवन है क्रोमियम एंड कैडमियम। कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, ई नॉट सेल इक्वल टू होता था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इस इक्वेशन से हम कैथोड और एनोड फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्या है, क्रोमियम मेटल से क्या मिल रहा है हमें, मेटल आयन, क्या हो गया एनोड। कैडमियम आयन से क्या मिल रहा है, प्योर कैडमियम मेटल, क्या हो गया कैथोड। यानी कैडमियम क्या है, कैथोड है, ठीक है, कैडमियम कैथोड है। चाहे तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद भी लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम एनोड कैथोड फाइंड कर सकते हैं। बट अगर कोई मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनोड होता है,
और मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो हम यहीं से भी फाइंड कर सकते हैं कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो क्रोमियम क्या हुआ हमारा, एनोड हो गया, और कैडमियम क्या हुआ हमारा, कैथोड हो गया। तो कैडमियम हमारा कैथोड है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -0.40। ये कैथोड की वैल्यू है और एनोड की वैल्यू है -0.74 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.34 वोल्ट। ये हमारा ई नॉट सेल आ गया। अब बच्चों क्या है कि इस इक्वेशन से हम एन को फाइंड करें। तो इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 है, इक्वेशन में क्या होगा कि चार्जेस काउंट करें, 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई बेटा। कितनी आई, 6। तो फॉर्मूला हमारा डेल्टा जी नॉट का क्या होता था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF इंटू ई नॉट सेल। एन की वैल्यू कितनी आई, 6। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96500 इंटू ई नॉट सेल हमने कितना कैलकुलेट किया है, 0.34। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी -196,860 जूल, और इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी -196.86 किलो जूल। इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं वो क्या है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। ये किसका है, कंसंट्रेशन सेल का है, और उसके लिए हमें कंसंट्रेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन गिवन है, जिसमें Cu आयन में कन्वर्ट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और Cu आयन Cu में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू है 0.1 मोलर। अब जब हम कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने ये बताया था कि जो C2 की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है C1 से, है ना। और फॉर्मूला हमारा कंसंट्रेशन सेल का क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन n log C2 बाई C1। तो C2 की वैल्यू कौन सी होगी, जो ग्रेटर वैल्यू है, और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है दोनों में, 0.1। तो ये हो गया C2 और ये हो गई C1 की वैल्यू। और n हमने फाइंड करना है तो n क्या होगा, 2। तो n की वैल्यू कितनी आई इसके लिए, 2 आ गई, क्योंकि चार्जेस कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करो, ई सेल निकालो, 0.059 अपॉन कितनी आई n की वैल्यू 2, और लॉग C2 की वैल्यू कितनी है 0.1, और C1 की वैल्यू कितनी है 0.01। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये 0 इंक्रीज। ये हो गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 0.059 अपॉन 2, और log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0295 वोल्ट। ये हमारा कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या हो गया, ईएमएफ निकल आया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम में आता है वो करते हैं हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि W मैक्स, और उसके लिए हमें एसआरपी वैल्यू गिवन है ई जेडएन आयन ऑब्लिक जेडएन -0.76 वोल्ट, ई कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट। तो हमारा होता था वर्क मैक्स जो होता था वो था माइनस डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट बेटा आपको पता है क्या होता था, डेल्टा जी नॉट होता था -NF इंटू ई नॉट सेल। तो वर्क मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, NF इंटू ई नॉट सेल, ये हो जाएगा, है ना बेटा। बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड और एनोड फाइंड करना है हमें, कोई इक्वेशन और रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन है, तो जिसकी वैल्यू निगेटिव वो हमारा एनोड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.34 माइनस 0.76 कितना हो जाएगा बेटा 1.1 वोल्ट। ये हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। अब एन यहाँ के लिए कितना होगा, तो एन की वैल्यू चार्जेस कितने हैं 2 हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई।
तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू फेराडे कॉन्स्टेंट 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना है 1.1। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 212300 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे बेटा वो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलॉम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम when electrode reaction is Al ion plus 3 electron gives out Al। नंबर ऑफ कूलॉम कैलकुलेट करने हैं। तो इक्वेशन क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड की गिवन है, एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम, हमने लिख लिया कि 1 फैराडे इक्वल होता था क्या चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में ये हो गया 3 फैराडे और ये एल्युमिनियम का वेट हो गया कितना 27 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। अब देखो बेटा 27 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कितने से 3 फैराडे से। तो यहां पे लिखें 27 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो क्या हो रहा है डिपॉजिटेड बाय कितने फैराडे से 3 फैराडे से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलॉम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम। तो फिर 5.4 ग्राम एल्युमिनियम जो डिपॉजिट होगा वो कितने से होगा, है ना। तो ये होगा 3 इंटू 5.4 अपॉन 27। ओके बेटा, ये पॉइंट हटाया, ये 0 इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ 27 1 जा 27 और 27 2 जा, ठीक है ना, कितना हो गया 54। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 27 से कट किया हमने, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो ये हो गया 3 2 जा 6 अपॉन 10, है ना, कितना हुआ 6 अपॉन 10 और ये हो गया 3/5 और 3/5 की वैल्यू बेटा आएगी कितनी 0.6 फैराडे। ये हमने फैराडे कैलकुलेट कर लिए बेटा। अब क्या निकालना है कूलॉम निकालने हैं। कूलॉम्स इक्वल टू क्या होगा बेटा फैराडे इंटू 96500। फैराडे कितने आए 0.6, फैराडे की वैल्यू कितनी है 96500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 57900 कूलॉम। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं हम, जैसा एग्जाम में आते हैं। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर 1 आवर। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है बेटा, हमें यहाँ पर हमें करंट गिवन है, कितना है 0.2 एम्पियर। एक तो करंट गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है टाइम गिवन है, कितना 1 आवर का टाइम गिवन है, जिसे हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आवर का टाइम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3600 सेकंड। और फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है वेट किसका कॉपर का, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन किसका गिवन है, हमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। तो यहां पर फॉर्मूला में अप्लाई कर लें, W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, अभी हमने ड्राइव किया था, इंटू I इंटू T अपॉन F। W फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है कॉपर का, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास यानी 63.5 और कॉपर पे चार्ज कितने आते हैं 2, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, तो ये कितना है 31.75। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 31.75 इंटू करंट कितना है बेटा 0.2 एम्पियर, टाइम कितना है हमारा 3600 अपॉन फैराडे कितना 96500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, है ना। ये वैल्यू हमारी कितनी बची 31.75 इंटू 0.2 अपॉन 965।
ये वैल्यू हमारी रिमेन्स रही। पॉइंट रिमूव किया, 0 इंक्रीज किया, फिर पॉइंट रिमूव किया, फिर 2 0 इंक्रीज किया। अब इस वैल्यू को क्या करो, सॉल्व करो। उस कंडीशन में बेटा आंसर आएगा 0.236 ग्राम। आप इसे सॉल्व करना। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड फॉर 10 मिनट। ओके बेटा, यानी करंट कितना है, 2 एम्पियर है। क्वेश्चन ही हमें अच्छे से सॉल्व करना सीखना है। फैराडे लॉ तो बहुत इजी है, उसको डिफाइन करना है और लॉ हो जाएगा। बट मेन है हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर करंट कितना है, 2 एम्पियर, पास्ड इन कितना, 10 मिनट, यानी टाइम कितना दिया है हमें, 10 मिनट का दिया हुआ है। और 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60 इक्वल टू कितना, 60 100 सेकेंड। ओके, इन यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2। क्या कैलकुलेट करना है हमें, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, O2 का। ये डाटा हमें गिवन। तो बेटा यहाँ पर करंट गिवन है, टाइम गिवन है, दो चीजें हमें गिवन है, वो भी किस पे, STP पे कैलकुलेट करना है हमें वॉल्यूम को। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम फैराडे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैराडे इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी अपॉन 96500। I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर करंट है, और ये कितना है, 600 टाइम। टाइम कितना है बेटा, 600 टाइम है ना। तो 600 हो गया अपॉन कितना, 96500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये वैल्यू कितनी आई, 12 अपॉन 965। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आएगा 0.012। इतने फैराडे हमारा आ गया। अब जब फैराडे आ गया तो यहाँ पर क्या करें, हम कैथोड की इक्वेशन लिखें। क्यों, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा। अब एक्वस सोल्यूशन है, तो यहाँ जो एनोड की इक्वेशन होगी वो बेटा क्या होगी, 4OH माइनस गिव्स आउट, ये बनाएगा कितना, 2 मोल्स ऑफ वाटर, प्लस क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, और प्लस क्या बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि STP पे वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है ऑक्सीजन की, और फैराडे कितने मिले, 4। अब इसको सॉल्व कर लो यूनिटरी मेथड से। 4FO2 यानी 4 फैराडे O2 ऑब्टेन्ड एट STP कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर मिल रही है। तो कितने फैराडे हमने फाइंड किए, 0.012। तो फिर क्या होगा, 0.012 है ना, फैराडे O2 ऑब्टेन्ड एट STP। ये वैल्यू क्या होगी, 22.4 इंटू 0.012 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 22.4 और 0.012 को, तो ये वैल्यू आएगी 0.2688 अपॉन 4, और इसका आंसर आएगा 0.067 लीटर। इसे सॉल्व करना बेटा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बेटा, 0.35 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड इन Ag आयन एंड Cu आयन सोल्यूशन, कैलकुलेट मास ऑफ मेटल्स ऑब्टेन्ड इन ईच सोल्यूशन। है ना बेटा, यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें मोल्स गिवन है, कितने, 0.35 मोल गिवन है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पास्ड इन Ag आयन एंड Cu आयन सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, Ag आयन की इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखो। Ag आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हमें क्या देगा, Ag देगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 1 फैराडे से हमें कितना Ag मिल रहा है, इसका मोलर मास कितना होता है, 108, तो 108 ग्राम। क्वेश्चन में कितना पूछा है, 0.35 मोल, तो ये हो गया 0.35, है ना। फैराडे के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 और इंटू 0.35 अपॉन 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 37.8 ग्राम। इतना मेटल जो होगा ऑब्टेन्ड होगा, किसका, सिल्वर का। अब कॉपर का देखो, तो कॉपर की इक्वेशन लिखो। कॉपर की इक्वेशन इलेक्ट्रोड पे क्या होगी, Cu क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में चेंज होगा।
2 फैराडे से हमें कितना मिल रहा है बेटा, कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम। तो फिर क्या होगा 0.35 फैराडे से कितना मिलेगा 63.5 इंटू 0.35 अपॉन 2, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 11.11 ग्राम। फैराडे सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि मेटल ए एटॉमिक मास 57 एंड मेटल बी एटॉमिक मास 108 फॉर्म नाइट्रेट्स। Solution of these electrolytes are electrolyzed separately when same quantity of electricity। जहां पर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो वहां पे बच्चों ये क्लियर हो जाता है कि फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई होगा। When same quantity of electricity is passed 0.19 gram of A and 1.08 gram of B are deposited. What is the ratio of the valencies of two elements? यानी कि यहाँ हमें 2 मेटल्स गिवन है, मेटल ए एंड मेटल बी, जिनका एटॉमिक मास हमें गिवन है, और ये कह रहा है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो 0.19 ग्राम ऑफ ए एंड 1.08 ग्राम ऑफ बी डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। तो रेशियो बताना है हमें किसका, वैलेंसी का। किसकी वैलेंसी का, ए एंड बी का। तो सपोज बेटा, सपोज करो कि वैलेंसी ऑफ ए एंड बी, वैलेंसी ऑफ ए एंड बी हमारी क्या है, N1 एंड N2। ये हमने वैलेंसी मान ली इसकी। अब इक्विवेलेंट मास जो होगा हमारा ए का, वो क्या हो जाएगा, कितना है एटॉमिक मास 57 अपॉन N1। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन N फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास जो हमारा V का होगा, इक्विवेलेंट मास किसका होगा, B का होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों 108 बाई N2। A का जो हमारा मास था वो क्या हुआ 57 बाई N1 और B का क्या हुआ 108 बाई N2। और यहाँ पे डिपॉजिट जो हो रहा है, A डिपॉजिट हो रहा है ना, A कितना डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे 0.19 ग्राम, और B कितना डिपॉजिट हो रहा है, B जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है वो है हमारा कितना 1.08 ग्राम। ये हमारा डाटा हो गया। अब फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला हमारा ये था मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो मास ऑफ A कितना है हमारा 0.19 ग्राम, B कितना है 1.08 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ A कितना हमने रखा है 57 है ना अपॉन N1, और B कितना है 108 बाई N2। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 0.19 अपॉन कितना 1.08, तो 1.08 इक्वल टू कितना हुआ 57 अपॉन N1 इंटू N2 बाई 108। ये हो गया हमारा। अब ये होगा हमारा 57 इंटू 1.08 अपॉन 0.19 इंटू 108 इक्वल टू N1 बाई N2। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 108 से 108 कैंसिल हो गया, 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57। तो ये बेटा हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 3 इक्वल टू N1 बाई N2। ये हमारा रेशियो हो गया इसका, वैलेंसीज ऑफ टू एलिमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम करंट इज पास्ड थ्रू
solution of AgNO3 and CuSO4 connected in series if the weight of Ag deposited is 1.08 gram. Calculate the weight of Cu. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ने पे ये पता चला कि सेम करंट है ना, तो ये फैराडे सेकंड लॉ का है। तो यहां पे बेटा हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, W1 अपॉन W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। अब यहां पर गिवन क्या है, एक तो Ag है और दूसरा क्या है, कॉपर है। तो यहां पर जो वेट ऑफ Ag है वो हमारा कितना है बेटा, 1.08 ग्राम है। कितना है, 1.08 ग्राम। और वेट ऑफ कॉपर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो EQ जो Ag का होता है वो Ag का n फैक्टर 1 होता है, तो मोलर मास Ag का कितना होता है, 108। तो सेम जो मोलर मास है वही क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास। और कॉपर का जो इक्विवेलेंट मास होगा बेटा वो क्या होगा, 63.5 होता है कॉपर का एटॉमिक मास, और डिवाइडेड बाय कॉपर पे चार्ज होते हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो कितना आएगा, 31.75 आएगा। अब यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो W1 जो हमारा हुआ उसे हम क्या कर लेते हैं, Ag कर लेते हैं, है ना। और W2 को क्या कर लेते हैं, Cu, और E1 को क्या कर लें, Ag, और E2 को क्या कर लें, Cu। अब वैल्यू पुट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो WAg हमारा कितना है, 1.08 है, अपॉन WCu हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag कितना होगा, 108 होगा, और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना होगा, 31.75 होगा। अब हम इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W यानी वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.08 इंटू 31.75 अपॉन कितना, 108। ठीक है, पॉइंट रिमूव किया, 20 यहाँ पे इंक्रीज हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, 31.75 को जब 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3429। आप लोग कैलकुलेशन करना, अपॉन क्या हो जाएगा 10,800। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 0.31 ग्राम। ये हमारा वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा। अब हम करेंगे बेटा कोलराउस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर मेथेनोइक एसिड, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है कप्पा कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर मेथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10⁻⁵ s सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमें कंसंट्रेशन भी गिवन है कितनी, 5.25 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और दूसरी हमें क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन में गिवन भी है कि लैम्डा नॉट HIN इक्वल टू 349.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लैम्डा HCOO माइनस इक्वल टू 50.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर ले, कैप्सियम फाइंड कर लेते हैं, है ना। कैप्सियम इसके लिए HCOOH के लिए फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगा, कैप HCOO माइनस प्लस कैप HIN, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो ये कितनी है, 50.5 प्लस 349.5। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 400 आएगी। कितनी आएगी, 400। तो कैप्सियम तो हमने यहां से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। कैप नॉट M फाइंड किया हमने, क्या फाइंड किया, कैप नॉट M फाइंड कर लिया, क्योंकि लैम्डा नॉट HIN दिया है और लैम्डा नॉट HCOO माइनस। तो यहां पर जो हमारा कैप नॉट M था उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 400 आ गई। ये हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या गिवन है, कप्पा गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। तो कैप्सियम इक्वल टू क्या होता है,
कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ कंसंट्रेशन है और ये हमारा क्या है, कप्पा है। डाटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी डाटा लिखने में। तो कप्पा की वैल्यू कितनी है, 5.25 इंटू 10⁻⁵ अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, 2.5 इंटू 10⁻⁴ और कप्पा इंटू क्या था, 1000। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये हमारा क्या बनेगा, 5.25 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया और यहां पर 1 0 इंक्रीज कर लिया, 250 1 250 4 और ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 10⁻+4। तो ये हमारी जो वैल्यू आई ये क्या हुई, 525 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻1 और ये हुआ 525 इंटू 4 का मतलब 2100 इंटू 10⁻⁻1 और इसको अगर हम अरेंज करें तो ये बनेगा 210। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, कैप्सियम की आ गई बेटा। अब क्या करना है हमें कैलकुलेट क्या करना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कैप्सियम अपॉन कैप नॉट एम। तो कैप्सियम हमारा कितना आया, 210। तो ये हो गया 210 और कैप नॉट एम कितना था, 400। 10 से 10 कैंसिल, ये हमारा हो गया 21/40 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.525 और अल्फा किसमें, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा 52.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1 S centimeter square mole. Calculate the degree of dissociation and dissociation constant. Given है lambda naught HIN 349.6 and lambda naught HCOO minus equal to 54.6. तो सबसे पहले हम lambda naught M या फिर कैप नॉट M को कैलकुलेट कर लें। तो कैप नॉट M जो होगा हमारा बेटा क्या होगा, किसके लिए, HCOOH के लिए। तो ये बनेगा कैप नॉट HCOO माइनस प्लस कैप नॉट HIN। तो ये कितना हो गया, 54.6 प्लस कितना हुआ, 349.6 और इसको हम ऐड करेंगे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी, 404.2। तो कैप नॉट एम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कैप्सियम अपॉन कैप नॉट एम। कैप्सियम की वैल्यू कितनी है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है मोलर कंडक्टिविटी 46.1। तो ये कितनी हो गई, 46.1 और कैप नॉट एम हमारा कितना है, 404.2। इसको सॉल्व जब करेंगे बेटा तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.114। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया और क्या निकाल लिया, कैप नॉट एम। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc और डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc और Ka एसिड के लिए है। तो Ka क्या हुआ, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बच्चों इसमें, 0.025। कितनी है, 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.114 इंटू 0.114 क्योंकि अल्फा क्या है, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114।
4। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0.003249। आप कैलकुलेट करना और चेक करना। और ये 1 माइनस 0.114 करें तो ये कितना होगा 688.0। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा हमारी 0.000366 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3.66 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा आंसर होगा। सो बेटा ये थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। आप लोग ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए।